काफ़ी वक्त हो चुका था। मैं कब से मैडम नायाब का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी सी सजावट रह गई थी जो कि मुझे अभी मुकम्मल करनी थी, क्योंकि कल तो कॉलेज में मिलाद था, जिसकी वजह से कल तो हम कोई काम नहीं कर सकते थे। मैं भी सजावट कर रही थी कि अचानक से मिस नायाब आ गई। मैंने इन्हें कुछ गुलाब के फूल पकड़ाए। पहले वो गुलाब के फूल पकड़ने लगी। अचानक से न जाने इन्होंने क्या सोचकर हाथ पीछे कर लिया और कहने लगी, नहीं, ये तुम ही कर दो, मैं बाकी कुछ और देख लेती हूँ। बाकी टीचर्स और लड़कियां भी काम में मसरूफ थी। मैंने एक और लड़की को गुलाब के फूल पकड़ा दिए, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने 2 सालों में मिस नायाब में एक बात नोट की थी कि वो गुलाब के फूलों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती थी। गुलाब के फूलों से बहुत ज़्यादा दूर रहती थी। मैं वहां से सारी सजावट मुकम्मल करने के बाद क्लास फेलो की तरफ आई। अचानक से मुझे अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ आने लगी। मैं वहीं पर ठहर गई थी तो ये आवाज़ कोई मर्दाना आवाज़ मुझे लग रही थी। मैं कुछ लम्हे के लिए वहां पर ठहर गई थी। मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन न आया। मिस नायाब को ऐसी हालत में देखना मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। मैंने आज से पहले इन्हें कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। मैं जल्दी से पीछे हो गई थी, लेकिन ये मर्दाना आवाज़ कहाँ से आ रही थी वो मैं देख रही थी कि कमरे में सिवाय मिस नायाब के और कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से बाहर आ गई। सामने मेरी दोस्त खड़ी हुई थी। मुझे घबराया हुआ देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, यार पता नहीं मिस नायाब किससे बातें कर रही हैं। अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं और इनकी हालत तो देखो, हमने कभी इनका दुपट्टा सर से उतरा हुआ नहीं देखा। अब वो किस हाल में खड़ी हुई है। मैंने अपनी दोस्त को बताया। वो पहले मुझे हैरत से देखने लगी, फिर कहने लगी, छोड़ो, तुम भी किन फजूल बातों में पड़ गई हो, चलो काम मुकम्मल करें। मैंने अपनी दोस्त के चेहरे पर एक खौफ सा देखा था। मैं इससे पूछना चाहती थी कि इससे क्या हो गया है। मिस नायाब को इस हालत में देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उलझ के रह गई थी। बाकी के काम ख़त्म करने के बाद मैं घर आ गई। घर आके मैं मिस के बारे में ही सोचने लग गई। मुझे 2 साल हो गए थे स्कूल में आए हुए और मिस नायाब को मैंने आज तक गुलाब के फूलों के करीब भी नहीं देखा था। सुबह के वक्त हमारे स्कूल में बहुत से गुलाब के फूल खिले होते थे और सारी टीचर्स अपने पास रखती थीं गुलाब के फूल, मगर मिस नायाब बहुत ज़्यादा दूर रहती थी। गुलाब के फूलों से वो उस गार्डन में भी नहीं जाती थी जहां पर गुलाब के फूल लगे हुए थे। और अक्सर लड़कियों से मैंने सुन रखा था कि पहले मिस नायाब को बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल पसंद होते थे, लेकिन इन्होंने खुद भी कभी मिस नायाब को फूलों के करीब नहीं देखा था। ये भी इन्होंने अपनी माँ से सुन रखा था कि मिस नायाब को फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं घर आई। मुझे परेशान देखकर मेरी अम्मा पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, आज बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा आप मिस नायाब को जानती हैं? अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ, तुम्हारी नानी के घर के पास इनका घर होता था, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, बस कुछ बातें हैं इनके बारे में जो मुझे मालूम है। मैंने तजस्सुस से इनकी तरफ देखा और कहा, आपको क्या मालूम है, इसको गुलाब के फूल क्यों नहीं पसंद? मेरी बात सुनकर अम्मा ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगी, क्यों, तुम ये क्यों सवाल कर रही हो? मैंने इनसे फिर से ये सवाल किया तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हो, ये फजूल किस्म की बातें करने जाती हो, आज के बाद तुम कोई किसी से सवाल नहीं करोगी कि मिस नायाब कैसी हैं और कौन सी मिस कैसी हैं। अम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में डांट दिया था, जिसकी वजह से मैं फिर इनसे कुछ ना पूछ सकी। लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। अगले दिन हम सब कॉलेज गए। सबने ही मोती और गुलाब के फूलों के गजरे पहन के आ गई, लेकिन मिस नायाब के हाथ खाली थे। मैंने जल्दी से अपनी दोस्त से 2 गजरे लिए और मिस नायाब की तरफ गई। मैंने इनके पास जाकर कहा, यह आपके लिए मैं गजरे लाई हूँ। गजरे देखकर इनकी आंखें लाल सुड़क अंगारा होने लग गईं। कहने लगी, यहाँ से ले जाओ, लेकिन मैं जिद करने लगी और कहा कि मैं इतने प्यार से लाई हूँ, आप डाल तो लें। मैंने इनके हाथ में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की, मगर इन्होंने एकदम से साइड पर फेंक दिया और कहने लगी, बेटा, मैंने एक बार कहा है ना कि मुझे नहीं डालने, मुझे एलर्जी है गुलाब के फूल से, प्लीज़ आप यहाँ से लेकर जाओ। वो छींक कर कहने लगी, लेकिन मैं जानती थी, मैं तो जानबूझ कर ले गई थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से गुलाब के फूल और गजरे लेकर चली गई थी। मैंने दूर से देखा था, मिस नायाब की आंखें नम हो चुकी थीं। मैं मिस के घर ट्यूशन भी जाती थी, लेकिन घर में भी इन्होंने कभी गुलाब के फूल नहीं देखे थे, ना ही इनके पास जाती थी। जब मिलाद ख़त्म हुआ तो मैं वापस अपने घर आ गई। आज भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने अम्मा से फिर से वही सवाल किया, जिसकी वजह से अम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा डांट दिया और कहने लगी, आज के बाद ये सवाल तुम किसी से नहीं करोगी।
हर वक्त फजूल बोलती रहती हो, अगर वो नहीं डालती तो इन्हें एलर्जी होगी। मैंने अम्मा की तरफ देखकर कहा, आप तो कह रही थी कि आप इनके बारे में कुछ जानती हैं। क्या जानती हैं, मुझे भी बताएं। फिर न जाने मुझे क्या सूझी, मैंने अम्मा से पूछ लिया कि अम्मा अभी तक इनकी शादी क्यों नहीं हुई, इनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जाओ खाना खाओ, ट्यूशन जाने की तैयारी करो। मैं बेदिली से कमरे में आ गई। मिस नयाब बहुत ज़्यादा हसीन थी। स्कूल में इनके हुस्न का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस कदर हसीन लगती थी कि देखने वाला पहली नज़र में इन पर फिदा हो सकता था। लेकिन इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी, पहली बार ये सवाल मुझे परेशान करने लग गया था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं क्यों इनके बारे में परेशान हो रही हूँ। मैंने अपनी सोचें झटक दी। खाना खाने के बाद मैंने किताबें उठाई और ट्यूशन के लिए निकल गई। जब मैं मिस नयाब के घर गई तो इनकी छोटी बहन आई हुई थी, जिन्होंने मुझे बताया कि आपकी मिस नयाब को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, जिसकी वजह से वो मुझे पढ़ा देंगी। मैं इनके पास बैठ गई और मेरी किताबें देख रही थी और कुछ उलझी हुई लग रही थी। मैंने इनकी तरफ देखा और कहा, आप मिस नयाब की छोटी बहन है ना, तो आपकी पहली शादी क्यों हुई? मिस नयाब की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? मेरी बात सुनकर वो हंसकर कहने लगी, वो शादी नहीं करती। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा, ऐसे कैसे शादी नहीं करती? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो शादी नहीं करती। वो कहने लगी, हाँ है वजह, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं बता सकती। इसकी वजह से तुम इसके बारे में किसी से कोई बात न करना। मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताएं पक्का, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो कहने लगी, नहीं, तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो वहाँ पर मिस नायाब टीचर हैं। ये बात तुमने किसी और को बताई तो आगे किसी और को बताएगी, ऐसे बात पूरी तरीके से फैल जाएगी। मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं वादा कर रही हूँ। आप मुझे बताएं मिस नयाब को फूलों से इतनी एलर्जी क्यों है और वो शादी क्यों नहीं करती? वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये बहुत साल पहले की बात है। इस वक्त मैं और नयाब आपी कॉलेज में पढ़ती थी। हमारा घर एक बहुत खूबसूरत जगह पर वाक़ था। हमारे घर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बाग थे, जिनमें गुलाब और मोती के बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे, और मेरी आपी को बहुत ज़्यादा फूल पसंद थे। वो गोया फूलों की दीवानी थी। इनका बस चलता तो हर वक्त अपने पास फूल रखती। अक्सर रात के वक्त वो किताबें उठाए फूलों वाले बाग में पढ़ने चली जाती। वो कहती इन्हें फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिससे इनका दिमाग फ्रेश हो जाता है और वो जल्दी सबक पढ़ लेती हैं। दादी ने बहुत ज़्यादा मना करती थी और कहती थी कि रात के वक्त जवान जहान लड़की हो मत जाया करो बाहर, लेकिन आपी को किसी की बात कहाँ समझ आती थी। वो अपनी मर्जी करती थी। मैं तो आप ही के साथ जाने से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन वो अक्सर मुझे भी अपने साथ लेकर जाती थी और कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। इन्हें खुद अकेले डर नहीं लगता था, लेकिन वैसे ही मुझे अपने साथ लेकर चली जाती थी। ये सभी जानते थे कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी और इस कदर हसीन थी कि देखने वाला पागल हो जाता था, लेकिन मेरी आप ही ने खुद को कभी हसीन तस्वुर नहीं किया था। वो कहती थी, मैं भी तो आम लोगों जैसी हूँ, मुझे क्या होना है, बाकी सभी तो अक्सर रात को जाते हैं, ये भी तो जाती है मेरे साथ पार्क में, इससे तो कुछ नहीं होता। आप सब लोग मेरी वजह से क्यों परेशान होते हो? आप ही को गुस्सा आ जाता था जब इन्हें किसी काम से मना किया जाता था, और जिस काम से ज़्यादा आप ही को रोका जाता था आप ही ने वही करना होता था। दादी बहुत ज़्यादा बाग जाने से मना करती थी और वो दादी की बात को रद्द करके बाग चली जाती थी। बाग में बहुत बड़ा मोती और गुलाब के फूल का इकट्ठा दरख्त था और इस पर बहुत ज़्यादा फूल लगते थे। वहाँ से जितने फूल तोड़ लो कम थे। मैं भी अक्सर वहाँ से फूल तोड़ लेती थी। एक रात यूं ही आप ही और मैं वहाँ बाग में गए। खुशबू से पूरा बाग महक रहा था, लेकिन मेरा दिल बहुत घबराने लग गया था। बाग में दाखिल होते ही एक अजीब किस्म की खुशबू महक, जो कि गुलाब के फूलों और शायद मोतिया के फूलों की मिक्स थी, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। आप ही कहने लगी, कितनी प्यारी खुशबू है। मैंने डरते हुए कहा, आप ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, घर चलते हैं। लेकिन नयाब आप ही ने कहा, नहीं, मुझे तो ये खुशबू इतनी पसंद है कि मेरा जी चाहता है कि आज की रात यहीं रुक जाऊं। मैं आप ही को कहने लगी, नहीं आप ही, ये गलत बात है, आप मेरे साथ चलें। आप ऐसे कैसे यहाँ रुक सकती हैं? जानती हैं अम्मा अब्बा कितना डांटेंगे। वो माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली थी। अम्मा अब्बा मुझसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करते थे क्योंकि वो इनकी पहली औलाद थी। दादी की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मैंने सोचा मैं घर जाके दादी को बताती हूँ, लेकिन इसने इनकार कर दिया और कहने लगी, यहाँ मेरे साथ ही रहो। मैंने कहा, अपने साथ साथ मुझे क्यों डुबोना चाहती हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे वापस घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। इसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे कहने लगी,
थोड़ी देर की तो बात है, बस तुम भी यहाँ पर थोड़ा सा सबक याद कर लो, मैं भी याद कर लेती हूँ, फिर दोनों मिलकर वापस चली जाएंगी। लेकिन न जाने कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और टेंशन से मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। मैं बार बार आप ही को कह रही थी यहाँ से चलें, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अचानक से वो मुझे गुस्से में कहने लगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। मैंने नहीं जाना, तुम तो कुछ ज़्यादा डरती रहती हो। मैंने भी गुस्से में आप ही को वहीं अकेले छोड़ दिया और वापस घर आ गई। घर आकर मैंने अम्मा और दादी को नहीं बताया था कि आप ही वहाँ पे हैं। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई थी। इन्हें लगा था कि आप ही भी मेरे साथ आ गई हैं, लेकिन वो नहीं आई थी। रात के 12 बजे अचानक से मेरी आंख खुली। मैंने देखा तो आप ही अभी कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने गुस्से में आप ही की तरफ देखा, इस पर वो घबरा गई तो इनके हाथ में बहुत ज़्यादा गुलाब के और मोतिये के फूल थे, जिनकी वो खुशबू ले रही थी, और पूरे कमरे में गुलाब के और मोतियों के फूलों की खुशबू फैल चुकी थी। मैं एकदम से उठी और आप ही को कहा, क्या हो गया है, पागल हो गई हैं? ये कोई वक्त है, आप इस वक्त तक बाग में घूमती रही हैं। आप ही कहने लगी, तो क्या हो गया है, इतनी अच्छी खुशबू थी और इतनी अच्छी जगह थी, मेरा तो वहां से आने को दिल ही नहीं कर रहा था। तुम काश के थोड़ी देर और रहती, इतना ज़्यादा एंजॉय करते। मैंने कहा, पता है, मैंने सारा बाग घूमा है, इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आया है। मैंने गुस्से में आप ही की तरफ देखा, मुझे वो बिल्कुल पागल लग रही थी। मैंने कहा, आप पागल हो, ऐसे भला इतनी देर तक बाग में कौन रहता है। मैंने इन्हें फूल बाहर रखने कहा, लेकिन वो कहने लगी, इनकी इतनी प्यारी खुशबू है, देखो तो सारे कमरे में खुशबू फैल गई है। मैं चाहती हूँ कि ये इस कमरे में ही रख लें। आप ही की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं खामोशी से सो गई थी। रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुली। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने देखा तो आप ही किसी के साथ बातों में लगी हुई थी। मैंने आप ही की तरफ देखा और कहा कि किसके साथ बातों में लगी हुई हैं। खिड़की के पास खड़ी होकर इन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, किसके साथ नहीं लगी, मैं तो बस खुद से बातें कर रही हूँ। आज से पहले तो आपने कभी खुद से बातें नहीं की थी। मैंने इन्हें कहा, रात के देखें 2 बज रहे हैं और आप रात के देखें, इस टाइम तक आप जाग नहीं हैं, सो जाएं, हमें सुबह कॉलेज भी जाना है। इसने उस बात में सर हिलाया और मेरे साथ आकर लेट गई। मैंने देखा तो अब कमरे में गुलाब के और मोतिये के फूल नहीं थे, वो आप ही ने कहा कि ये थे। बातें करते करते अचानक से आप ही कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम क्यों सो रही हो, तुम भी मेरे साथ जागो। मुझे गुस्सा आ गया था, मैं सोना चाहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। नींद से मेरी आंखें बंद हो रही थीं। कुछ दिनों तक हमारा टूर जाना था मरीज, जिसके सिलसिले में आप ही मुझसे बातों में लगी हुई थी, लेकिन मुझे इस वक्त इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर आगे पीछे तो बात कर रही होती तो मैं बहुत खुशी खुशी इनके साथ इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेती रहती, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत नींद आई हुई थी और मैंने आप ही को समझाया कि आप सो जाएं, मुझे नींद आ रही है, मुझे और ज़्यादा जाग कर नहीं जा रहा। न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सो गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप ही क्या सोच रही थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो आप ही कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। आज वो इतनी जल्दी तैयार हो गई थी कि मुझसे भी पहले हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी उठी, नाश्ता किया और तैयार हो गई। मैंने आप ही को कहा, आप तो इतनी देर से सोई थी, इसके बावजूद इतनी जल्दी उठ गई हैं। देखकर आप ही हंसती हुई कहने लगी, तुम जानती हो मैं जल्दी सो जाती हूँ, मैं रात को जल्दी सो गई थी, तुम्हें कहीं वहम हुआ मैं लेट सोई हूँ। आप ही की बात सुनकर मुझे लगा था कि वो मजाक कर रही हैं, इन्हें मजाक करने की आदत भी है। जब हम कॉलेज आए तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि हमें तो मरी जाने की इजाज़त भी नहीं है। वो उदासी से कहने लगी, मैं तुम्हारे बाबा से इजाज़त लेकर दूंगी। ऐसे कैसे भाई, तुम नहीं जाओगी? हम दोनों बातों में लग गए, लेकिन आप भी कुछ परेशान परेशान लग रही थी। मेरे दोस्तों से कहने लगी, क्या हुआ है आपको, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? आप ही कहने लगी, यार मैंने रात को बहुत ज़्यादा अजीब ख्वाब देखा था। हम दोनों ने तजस्सुस से आप ही की तरफ देखा और पूछा कि कैसा ख्वाब देखा था। आप ही कहने लगी, मैं बहुत ही एक अजीब किस्म की जगह पर थी, बहुत खूबसूरत कमरा था, इसकी खिड़की के पास एक बहुत हसीन शख्स मुझसे बातें कर रहा था। पता है वो शख्स पहले एक परिंदा था, अचानक से वो एक इंसान की शक्ल में आ गया। आप ही की बातें सुनकर हम तो हंसने लग गई थी। हमने कहा था कि ये बस ख्वाब होते हैं, अब इस ख्वाब को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप ही कहने लगी, तुम दोनों तो हो ही पागल, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है और तुम दोनों हंसी जा रही हो। आप ही ने हमें गुस्से में डांट दिया, लेकिन हमें अभी भी आप ही की बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैंने आप ही को कहा, आप ही ऐसा कुछ नहीं होता, आपने बस कोई ख्वाब देखा है। वैसे भी आपकी हरकतें इतनी उल्टी हैं कि ऐसे ख्वाब आ जाते होंगे।
आप इन्हें बच्चे गुस्से में घर दे कर गए। इसके बाद जब हम वापस आए तो मेरी दोस्त ने मेरे बाबा को कॉल की और हमें मरी जाने की इजाज़त मिल गई। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं कमरे में बैठी कपड़े पैक कर रही थी और फिर भी मैं आप ही की तरफ देखा तो वो उदास बैठी हुई थी। मैंने आप ही की तरफ देखा और कहा, आपको क्या हो गया? आप इतना ज़्यादा उदास क्यों बैठी हुई हैं? मेरी बात सुनकर आप ही कहने लगी, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मैंने हैरानगी से आप ही की तरफ देखते हुए कहा, आप भी क्या हो? अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि आपके बिना मैं भी नहीं जाऊंगी। आपको चलना होगा। मेरी बात सुनकर आप ही कहने लगी, मैं मना तो नहीं कर रही, लेकिन वैसे ही न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ही रहूँ, लेकिन अब इसने तुम्हारी वजह से बाबा से इजाज़त ले ली है तो मैं इनकार तो नहीं कर सकती। मेरे बगैर तुम्हें बाबा ने जाने भी नहीं देना। आप ही की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, अब ठीक कह रही हैं, बस आप अपना मूड ठीक करें। आप क्यों परेशान हैं? वो मुझे कहने लगी, मुझे बस इस ख्वाब की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आप ही की बात सुनकर मैंने कहा कि क्या हो गया है? एक ख्वाब ही तो था, इसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? हम मरी जाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे और आप वो ख्वाब भी भूल जाएंगी। आप ही मेरी बात सुनकर कहने लगी, हाँ सही है। इन्होंने कुछ कपड़े रखवा दिए। इसके बाद अगले दिन ही हम लोग मरी के लिए निकल गए। रात के वक्त हम लोगों ने जाना था। रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था। अचानक से गाड़ी रुकी और एक ढाबा सा था जहाँ सबने खाना खाया था। न जाने क्यों आप ही बहुत ज़्यादा मुझे डरी हुई लग रही थी। मैंने आप ही की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है? आप एंजॉय भी नहीं कर रही, बिल्कुल खामोश क्यों हैं? आप ही कहने लगी, इस जगह से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। पता नहीं कब यहाँ से। मेरी दोस्त भी हैरान थी कि आज से पहले तो आपने कभी नहीं आप डरी थी इतना ज़्यादा जितना अब डर रही थी। शायद ये सब इस ख्वाब की वजह से था। मैंने अम्मा से जिक्र तक नहीं किया था कि कोई भी रात के न जाने किस पहर हम लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन तब तक आप ही की आंख लग गई थी। इस होटल के पास पहुँचते ही मैंने आप ही को उठने का कहा। जैसे आप ही की आंखें खुली तो इनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। वो खामोशी से चलती हुई मेरे साथ चल रही थी। अचानक से सामने से आते लड़के के साथ आप ही की बुरी तरह से टक्कर हो गई। वो आप ही को देखे जा रहा था और आप ही भी ऐसे देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद आप ही उठी और वो दूसरी तरफ चला गया, लेकिन मुड़ मुड़ कर आप ही को देख रहा था। मैंने 2-3 बार नोट किया था। इसके बाद हम होटल के अंदर आ गए। होटल में एक कमरा मेरी दोस्त को मुझे मेरी आप ही को मिला था। कमरे में दाखिल होते ही आप ही के चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। आप ही कहने लगी, तुम्हें पता है वैसे कमरा है जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। हम दोनों ने हंसते हुए कहा, आपने बस इस ख्वाब को अपने सर पर सवार कर दिया है, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यूँ मजाक है ना, आपको बुरा लग रहा है। शायद वो ज़्यादा परेशान थी, लेकिन इस वक्त हम आप ही को एंजॉय करवाना चाहते थे, परेशान नहीं देखना चाहते थे, जिसकी वजह से हम नायाब आप ही से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। बातें करते करते सो चुकी थी, लेकिन हमें नींद नहीं आई हुई थी। मैंने कहा, आप कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जाग रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें नींद आई हुई है, तो हम सोने देते हैं। हम दोनों बातें करते करते न जाने कब सो गए, लेकिन अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा आप ही कमरे में नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, फिर खिड़की खोल कर देखा तो आप ही तो बाहर सड़क के किनारे पर बैठी हुई थी। मुझे हैरत और डर भी लग रहा था कि रात के इस पहर ये कहाँ चली गई हैं। मैं जल्दी से होटल से नीचे आई और सड़क के पास गई। आप ही वहाँ पर बैठी हुई थी, खामोशी से, और बस सड़क को देखे जा रही थी। मैं खुद भी आप ही की हालत की वजह से बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैंने आप ही से कहा, क्या हो गया? आप इतना डर क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर आप ही कहने लगी, नहीं बस वैसे ही बैठी हूँ, मैं बस आ रही थी। तुम चलो मैं आती हूँ। मैं आप ही के पास से उठकर जाने लगी। अचानक से दूर खड़े एक आदमी पर मेरी नज़र पड़ी, जो आप ही को मुसलसल देखे जा रहा था। ये वही था जिसको हमने पहले देखा था, जिसकी आप ही के साथ से टक्कर हुई थी। इस वक्त भी आप ही को ऐसे ही घूरे जा रहा था। मैं वापस आ गई, आते ही सो गई। सुबह जब आँख खुली तो आप ही सो रही थी। इसके बाद हम सब जब घूमने गए तो वहाँ पर एक गजरे बेचने वाला आ गया, जिसके हाथ में बहुत खूबसूरत गजरे थे, क्योंकि मोतियों के फूल के थे और कुछ गुलाब के फूलों के थे। मेरे दोस्त गजरे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इसे मेरी तरफ गजरे बहुत ज़्यादा पसंद थे। आप ही की दोस्त इसके पास गजरे लेने के लिए गई, लेकिन वो कहने लगा, ये आप लोगों के लिए नहीं है। इसने संजीदगी से कहा, क्योंकि हमारे लिए नहीं है, फिर किसके लिए?
तुम बेच रहे हो, हम ही खरीदेंगे, हमारे लिए लाए हो। लेकिन वो आप ही की तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। इसका यूं आप ही को देखना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा, वहाँ क्या देख रहे हो? और वो कहने लगा, इसके लिए गजरे हैं और किसी को मैं नहीं दूंगा। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी और वो खुद भी भला का हसीन था, कहीं से भी वो गजरे बेचने वाला नहीं लग रहा था। वापी को कहने लगा, आप ले सकती हैं। आप ही न जाने किस वजह से इतना ज़्यादा डर रही थी। आप ही कहने लगी, नहीं मुझे गजरे नहीं चाहिए। आप ही मुझे कहने लगी, चलो यहाँ से चलें। मैंने आप ही को कहा, क्या हो गया है? अगर वो आपको गजरे दे रहा है तो आप ले लें। हमने ज़बरदस्ती आप ही को गजरे लेकर दे दिए और इसके बाद हमने काफ़ी देर आप ही को छेड़ा भी इसके नाम से। आप ही कहने लगी, क्या हो गया है? बस भी कर दो, तुम दोनों तो एक बात के पीछे पड़ जाती हो। मैं इधर इसके कहने लगी कि आग आग लग जाए इसे। आप ही कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इसने गजरे हमें दे दिए थे, नहीं तो पैसों से भी, और आप ही को फ्री में देकर चला गया। वहाँ पर हम जितने दिन रहे मैंने बात नोट की थी कि आप ही बिल्कुल खामोश थी, कोई बात नहीं कर रही थी। अगर हम कोई मजाक कर देते तो इनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता था, और ये बात मेरी दोस्त ने भी नोट की थी, जिसकी वजह से वो मुझे बार बार कह रही थी कि तुम्हारी आप ही खुश नहीं है, किसी ने तुम्हारी आप ही को कुछ कहा है। अब मैं इससे क्या बताती? मैंने बात को गोल मटोल कर दिया। अब भला मैं इससे क्या बताती कि मुझे खुद नहीं पता कि आप ही को क्या हुआ है। ना आप ही मुझे कुछ बता रही थी, बस एक ख्वाब के बारे में बार बार बोल रही थी। अब मुझे क्या मालूम था कि वो ख्वाब इन्हें क्यों आया था। जब हम वापस आए तो आप ही को बहुत ज़्यादा बुखार हो चुका था, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सारे घर वाले आप ही की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब तो आप ही ने बाग में जाना भी छोड़ दिया था। वहाँ जाते हुए भी इन्हें न जाने क्या हो जाता था। मैं आप ही के साथ सोती थी। अम्मा मुझसे बार बार पूछती थी, सब ठीक है? तुम्हें कुछ मालूम है? तुम्हारी बड़ी बहन को क्या हो गया है? तुम तो इसके साथ हर वक्त होती हो, कुछ तो पता होगा, कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है। मैं अम्मा को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। दादी भी मुझ पर ही चिल्लाए जा रही थी कि तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। मैं खामोश रही। मैंने इन्हें ये भी नहीं बताया कि इस रात आप ही 12 बजे घर वापस आई थी बाग से, और इनके पास बहुत ज़्यादा फूल थे। मैं बस आपसे खुद से प्यार से पूछना चाहती थी कि ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से वो इतना परेशानी और इतनी कमज़ोर होती जा रही है। एक रात यूं ही मैं आप ही के पास बैठी और इनका हाथ पकड़ लिया। इनका हाथ आग की तरह गर्म था। मैंने इन्हें देखा, लेकिन इनके चेहरे पर ऐसे कोई आसार नहीं थे। मैं ये कहती इन्हें बुखार था। मैंने अभी से नरमी से पूछा, आप ही को क्या हो गया था? अब इतनी ज़्यादा बदल कैसे गई हैं? क्यों इतनी परेशान रहती हैं? आप ही मुझे टकर टकर देखे जा रही थी, फिर कहने लगी, मुझसे दूर रहो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आप ही के बाल पीछे किए और प्यार से समझाने लगी, आप ही अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं, आप क्यों ऐसे परेशान बैठी हुई हैं? आप ही कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने आप ही के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। अचानक से आप ही चिल्लाकर बोली, और वो कोई औरत की आवाज़ नहीं बल्कि मर्दाना आवाज़ लग रही थी। वो कह रही थी, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मैं 2 कदम पीछे हो गई। फिर अचानक से मैं कमरे से बाहर निकली और घबराई हुई दादी के कमरे की तरफ गई। दादी मुझे कहने लगी, क्या हो गया है? इतना घबरा क्यों गई हो? मैंने दादी को जल्दी से बताया। ना जाने आप ही को क्या हो गया था, इतनी अजीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही हैं। दादी भागते हुए कमरे में आई। सामने कमरे के दरमियान में आप ही बेहोश हुई पड़ी थी। जल्दी से अब्बा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही चेकअप किया। कहने लगे, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से इनका बीपी शूट कर गया है, जिसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। अब फिर दादी मुझ पर चिल्लाने लगी, तुमने इससे कुछ कहा है जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है? यहाँ और तो है कोई नहीं जो इसके साथ कोई बात करता? बताओ मुझे, क्या कहा है तुमने? आप ही की हालत देखकर मैं खामोश हो गई और कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। आप ही फिर से उठकर बाग में चली गई थी। मैं आप ही के पीछे पीछे गई। आप ही को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप ही किसी कीमत पर नहीं रुक रही थी। वसंता धुन आगे की तरफ बढ़े जा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, आप ही रात किस पैर कहाँ जा रही है? मैं अब्बा को या दादी को बुला कर लाती हूँ, आपको डांट पड़ेगी। लेकिन इन्हें मेरी बात का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अचानक से आप ही ने मुड़कर देखा। इनके चेहरे के बिगड़े जाविये देखकर मैं एकदम से डर गई और 2 कदम पीछे हो गई।
मुझे इनके चेहरे से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और खौफ आ रहा था। मैं एकदम से चिल्लाती वापस घर की तरफ आई। मुझे चिल्लाता हुआ घर में दाखिल हुआ देखकर अम्मा अब्बा घबरा गए और कहने लगे, क्या हो गया है? रात के इस पहर कहाँ से आ रही हो? मैंने इन्हें बताया, अम्मा जाने आप ही को क्या हो गया है। वो अजीब सी हालत में इधर बाग की तरफ जा रही हैं। अम्मा अब्बा भागकर बाग की तरफ गए और आपी को संभाला वापस घर में लेकर आए, लेकिन इस वक्त तक आपी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। दादी इन पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी, जिसकी वजह से वो और चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब आंखों से मुसलसल आंसू बहने लग गए थे। ये आवाज़ आपी की नहीं, कोई मर्दाना आवाज़ लग रही थी, जिनके वजूद के अंदर से आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अम्मा ने मुझे सीने से लगाया था और मुझे कह रही थी, अपनी आपी से दूर रहो। आपी को तड़पता हुआ मैं देख रही थी। अचानक से आपी का वजूद ढीला पड़ गया और वो वहीं फर्श पर गिर गई। दादी जल्दी से आपी के पास गई, इन्हें बुलाने लगी। फिर आपी को बेड पर लिटाया। मम्मा मुझे कहने लगी, सच बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी बहन को मैंने रात वाला वाकया बता दिया। इसके बाद मरी वाला वाकया भी बता दिया, जो लड़का इससे फूल देकर गया था। इसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद से आपी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई है कि अम्मा उससे मैं कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने डरते हुए कहा, आपी ने मुझे बताने नहीं दिया था, अब मैं क्या बताती? मुझे तो आपी का ख्वाब भी बस यूं ही लग रहा था। मुझे लग रहा था वो मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बात इस हद तक चली जाएगी कि दादी कहने लगी, किसी पीर बाबा को दिखाना पड़ेगा, तभी कोई इलाज हो सकेगा। मुझे तो लग रहा है इस पर किसी जिन्नात का साया है। कितना मना कर रही थी कि रात के वक्त बाग में ना जाए, मगर मजाल है जो तुम दोनों मेरी बात सुनती हो। अब दादी गुस्से में मुझ पर फट पड़ी थी। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी। अगले दिन ही अब्बा एक पीर बाबा को अपने साथ ले आए। वो पीर बाबा आप ही को देखते ही वापस चला गया और कहने लगा, इस पर एक बहुत ताकतवर जिन आशिक हो चुका है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको किसी और बड़े आमिल बाबा से राब्ता करना पड़ेगा, जो इसे वापस भेज सकता है। ये सुनकर अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दादी तो बार बार ये कह रही थी कि मैं कितना मना कर रही थी कि बाग में ना जाया करो। मुझे अब दादी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो मुझे मुसलसल बातें सुनाई जा रही थी, लेकिन मैं तो आप ही को इतना ज़्यादा मना करती थी, आप ही खुद ही चली जाती थी। आप ही को कोई होश नहीं था, बस जिस्म बेजान पड़ा हुआ था बुखार में। वो बहुत ज़्यादा तप रही थी। जब इन्हें होश आता तो अजीब तरह से हम सबको देखने लग जाती थी, जैसे इनके जिस्म पर इनका अपना कब्जा नहीं हो, बल्कि किसी और का हो। वो बस यूं ही हमें देखती रहती थी। अब तो मुझे आप ही के साथ सोने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं अम्मा को कहती थी वो हमारे साथ सो जाएं, लेकिन अम्मा की जगह दादी हमारे पास होती थी। आज की रात दादी सो रही थी। अचानक से दादी की मुझे चीख सुनाई दी। मैंने जैसे आंख खोलकर देखा तो मैंने एकदम से आप ही को पीछे धक्का दिया, जो दादी का गला दबा रही थी। दादी एकदम से उठकर बैठ गई और कहने लगी, इससे पकड़ो। वो मेरे काबू में नहीं आ रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बार बार कह रही थी, छोड़ो मुझे, इस बुढ़िया को तो मैं मार दूंगी। आप ही के अंदर से मर्दाना आवाज़ आ रही थी और वो चिल्लाते हुए बार बार दादी की तरफ भाग रही थी और दादी किसी चीज़ का विर्द कर रही थी, जिसकी वजह से आप ही के अंदर से वो मर्दाना आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही थी और वो बार बार ये कह रहा था, ना करवा सा इसके वजूद को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मुझे इससे इश्क है। मैं डरती हुई पीछे की तरफ हुए जा रही थी। दादी मुझे कहने लगी, जाओ तुम कमरे से बाहर, लेकिन दादी को मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। न जाने दादी क्या पढ़े जा रही थी। अचानक से एक धुआं सा खिड़की से बढ़कर मेरी तरफ चला गया, जिसके बाद इसे जमीन पर गिर गई थी और आपी का वजूद बुरी तरह से तड़पने लग गया था। दादी ने एकदम से आपी के जिस्म को सीने से लगा लिया और कुछ पढ़े जा रही थी और इनकी पुश्त को सहलाने जा रही थी। अब आपी हल्की हल्की आंखें खोलकर दादी की तरफ देखी और आपी की आंखों में आंसू बहुत बुरी तरह से बह रहे थे। अम्मा अब्बा भी आ गए और कहने लगे, हमारी बच्ची तो ठीक है। अब्बा कहने लगे, कल ही पीर बाबा को अपने साथ लेकर आऊँगा, जिसके बाद हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन यह बाइक पीर बाबा को लेकर आ गया। आपी को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा, ये लड़की कहाँ जाती थी और ये सब कैसे हुआ? हमने इस पीर बाबा को बताया, यहाँ एक बाग में दरख्त है जिसमें वो जाती थी और इसके बाद इनके साथ ऐसा होने लग गया है। वो कहने लगा, ये जिन कोई आम जिन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसे वापस भेजने में या फिर इससे जान छुड़वाने में बहुत वक्त लगेगा और जो कि बहुत मुश्किल से ही छोड़ पाएगा। मुझे नहीं लगता शायद ये उम्र भर इसकी जान छोड़ पाएगा। एक तो आप ही इतनी ज़्यादा हसीन थी, दूसरा एक जिन का आशिक हो जाना। लोग अजीब तरह से आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। कोई पागल कह रहा था तो कोई कह रहा था किसी और वजह से पागल हो गई है और घर वाले ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन हम तो जानते थे कि आप ही किस हाल से गुजर रही हैं।
आप ही इस पीर बाबा ने हमें कमरे से निकाल दिया और कहने लगा, मैं इस पर कुछ पढ़कर फूंकूंगा और कुछ अमल करूंगा, लेकिन तब तक आपको कमरे में नहीं आना होगा। कुछ भी हो। जैसे हम लोग बाहर बैठ गए थे, थोड़ी देर बाद ही आप ही के कमरे से चीखों की आवाज़ आने लगी। पहले आप ही की आ रही थी, अचानक से किसी मर्द की चीखों की आवाज़ आने लग गई। आप ही को बुला रहे थे अब्बा, और अब्बा एकदम से जाने लगे तो अम्मा ने रोक लिया। कहने लगी, कुछ भी हो जाए आपने अंदर नहीं जाना। अब्बा कहने लगे, मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, मैं कैसे न जाऊं। लेकिन अम्मा जानती थी ये आवाज़ तो बेटी की थी, लेकिन भला इसकी बेटी नहीं रही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होना होता तो फिर बाबा पहले बता देते। काफ़ी वक्त बाद पीर बाबा बाहर निकले। जब हम लोग अंदर दाखिल हुए तो आप ही की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और इनका बेजान सा वजूद कमरे के दरमियान में पड़ा हुआ था। पीर बाबा कहने लगे, इसको मैंने दम किया हुआ पानी पिला दिया है, अगर इसे 24 घंटों के अंदर होश आ गया तो ठीक हो जाएगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आप ही को खोना नहीं चाहते थे। मैं आप ही के पास आकर बैठ गया, बुरी तरह से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर आप ही की आंख खुली और कहने लगी, क्या हो गया। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और हैरत से देखने लगी। इसको पीर बाबा ने अब्बा को सख्ती से मना किया, इसके गुलाब के और मोती के फूलों के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद आप ही ठीक हो गई और हमने सोचा कि आप ही की शादी कर देनी चाहिए ताकि वो जिन आप ही का पीछा छोड़ दे। हमने आप ही का रिश्ता देखा और एक बहुत अच्छी जगह पर मंगनी हो गई। हमें लगा था कि इस जिन ने आप ही का पीछा छोड़ दिया है। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से थीं। जिस दिन आप ही की मेहंदी थी, इस दिन आप ही बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। ब्याह वाले दिन अपनी दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी, बारात अभी तक पहुंची नहीं थी। रास्ते में थी, मैं भी बाहर से आ रही थी कि अचानक से मुझे आप ही की चीख सुनाई दी। मैं जल्दी से कमरे की तरफ गई। आप ही क्यों चीख रही थी। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। आप ही हाथ में मोती और गुलाब के फूलों के गजरे थे। मुझे हैरत हो रही थी कि किसने आप ही को डाल दिए हैं। कितनी सख्ती से पीर ने मना किया था कि इन्हें गुलाब के फूलों और मोती के फूलों से दूर रखना है, लेकिन फिर भी न जाने किसने डाल दिए थे। अभी कमरे के दरमियान में गिरी पड़ी थी और बाकी सब हैरत से आप ही को देख रहे थे। इतने में अम्मा अब्बा भी आ गए। दादी घबराई हुई आप ही को देख रही थी और इस दिन हमारी खुशकिस्मती थी कि वो पीर बाबा इसी शहर में आए हुए थे। अब्बा ने जल्दी से इन्हें कॉल की, वो जल्द ही आ गए, लेकिन यहाँ अपनी हालत देखकर वो कहने लगे, मैंने मना किया था ना कि इनके पास मोती और गुलाब के फूलों के फूल नहीं लेकर आना, लेकिन फिर ये कौन लेकर आ गया, किसने डाले हैं। वो गुस्से में पूछ रहे थे, लेकिन अब हमें क्या मालूम था कि आप ही को किसने डाले थे। बस वहाँ पर लड़कियाँ कह रही थी, ये कहने खुद ही डाल दिए थे, पता नहीं कहाँ से लेकर आई थी, शायद किसी बाग गई थी या फिर बाबा ने जाने कौन सा अमल करके दिए थे। सारे कमरे से बाहर चले गए। अब हम चंद लोग ही थे। इस वक्त कॉल आई कि आप ही के होने वाले शोहर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। इन सब से मालूम होता था कि वो जिन अभी तक नहीं गया था, वो बल्कि यहाँ पर ही था। अभी तक इसने आप ही का पीछा नहीं छोड़ा था, जबकि हमें तो लगता था वो पीछा छोड़ चुका है। अब भी पूरे कमरे में चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इनके अंदर से एक मर्दाना आवाज़ आ रही थी और वो जिन ऐसे लग रहा था जैसे रोता हुआ फिर से इल्तिजा कर रहा हो। वो गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था, मैंने इश्क किया है, मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसके बिना अधूरा हूँ, मुझे इसके साथ रहना है। फिर बाबा कहने लगे, ये इंसान है और तुम जिन हो, ये मिट्टी से बनी है, तो आग से बनी हो, तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। क्या तुम इससे कभी अपनी असली शक्ल दिखा सकोगे? नहीं ना, नहीं दिखा सकते। तुमने तो एक हसीन आदमी का रूप लिया हुआ है, जबकि तुम अपनी असली रूप में कभी इसके सामने नहीं आ सकोगे। फिर क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? छोड़ दो इसका पीछा। वो डरते हुए कहने लगा, नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ सकता, इसके बिना अधूरा हूँ। मैंने इश्क किया है और मैं अपने इश्क को मुकम्मल करूँगा, मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊँगा। फिर बाबा गुस्से में कहने लगे, ये नामुमकिन है, एक इंसान को तुम कभी अपनी दुनिया में नहीं लेकर जा सकते। पीर बाबा हमें कहने लगे, जाकर वो मोती के फूल का और गुलाब के फूलों का दरख्त जला दो बाग में से। वो जलाते हुए कहने लगा, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यहाँ से दूर नहीं कर सकते। एक ये लड़की मेरा इश्क है, मैं इसे जिन पर तरस आने लग गया था। इसकी दर्द भरी आवाज़ जो कि आप ही के अंदर से आ रही थी, मुझे इस पर भी तरस आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में लग रहा था, लेकिन मेरी आप ही की हालत ने इसने क्या कर दी थी कि देखकर मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा था। मैंने डरते हुए कहा, आप ही ठीक तो हो जाएंगी ना? अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे के बाहर तक आवाज़ें आ रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए थे। अचानक से वो जिन कहने लगा, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ कर जाऊँगा, अगर वो शर्त मानोगे तो मैं चला जाऊँगा, कभी इसके पास वापस लौट कर नहीं आऊँगा। फिर भी बाबा कहने लगे, हमें तुम्हारी क्या शर्त है?
जो भी शर्त होगी हमें कबूल होगी, बस तुम छोड़ दो बच्ची को। तुम बहुत ज़्यादा अजियत दे चुके हो, अगर तुमने अजियत दी तो वो मर जाएगी, फिर क्या करोगे तुम? क्या मरी हुई को अपनी इस दुनिया में लेकर जाओगे जो तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी? इससे अच्छा इसे ज़िंदा रहने दो और इसका पीछा छोड़ दो। वो कहने लगा, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, अगर इस ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। इसकी बात सुनकर पी बाबा कहने लगे, हाँ ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, जो तुम बोल रहे हो वैसा होगा। इस वक्त हम यहाँ से चले जाओ। अचानक से हमने बाहर जाकर मोतियों के दरख्त को आग लगा दी। इसे आग लगते ही जैसे इसकी चीखों से पूरा घर गूंजने लग गया। वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था। अचानक से हर तरफ खामोशी छा गई थी, किसी के सांस लेने की आवाज तक नहीं आ रही थी। इसके बाद इस दिन के बाद आपी की शादी न हो सकी और आज तक सिर्फ आपी इस अहद पर हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपी इस जिन जात से मोहब्बत कर बैठी हैं, क्योंकि इसका नाम लेते ही आपी की आंखों में अजीब सा दर्द चमक उठता है, क्योंकि आपी को वो गजरे देता था, फूल देता था, जिसकी वजह से आपी से बहुत ज्यादा बातें करती थी। रात रात भर बेशक आपी अपने होश में नहीं थी, वो मुझे मैडम नायाब की स्टोरी बताई जा रही थी और मैं खामोशी से बैठी सुने जा रही थी। मुझे मैडम नायाब की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने ऐसी कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी अजियत कोई हकीकत में भी सह सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इतने जालिम भी होते हैं, खासकर जिन्नात। क्या वो एक इंसान के इश्क में इस कदर पागल हो जाते हैं कि इसे इतना जलील करते हैं? अगर वो सच कहता है तो इसे छोड़कर चला जाता है, इससे सुकून से रहने देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इस दिन के बाद जब भी मैडम को मैंने अपने सामने देखती तो इन्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था। इनकी गुजरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लग जाती थी। मैं चाहती थी कि बस मैडम की किस तरह शादी हो जाए और वो जिन्नात मैडम का पीछा छोड़ दें। मैंने एक बार फिर से मैडम की छोटी बहन से बात की, इन्हें कहा कि आप मैडम की शादी कर दें, शायद अब ऐसा ना हो तो ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा होता रहे। वो मुझे कहने लगी, मैं भी तो यही घर वालों को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। कहते हम अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते कि वो रख लेंगे, इसकी शादी नहीं करेंगे, लेकिन इसे मरता हुआ नहीं देख सकते। हमें मालूम है वो जिन आ गया तो कभी आप ही को छोड़कर नहीं जाएगा, इस वजह से अब हम मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद एक दिन अचानक से मुझे मालूम हुआ कि मैडम का रिश्ता हो गया है। इससे मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी और मुझे स्पेशली इन्होंने बुलाया। इनकी बहुत अच्छे से शादी हो गई और जिन ने कुछ नहीं कहा। शादी से ये बात समझ आ चुकी थी कि वो इंसानों के साथ सच में गलत कर रहे थे। वो जान गया था कि वो बहादुर होते हैं जबकि इंसान कमजोर होते हैं। वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो अक्सर तो इंसानों को नजर भी नहीं आते। लेकिन इसके बाद मैडम अपनी जिंदगी में खुश थी और ये देख देख कर मुझे न जाने क्यों बहुत ज्यादा खुशी होती थी। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैडम बहुत ज्यादा खुश रहें।